हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल आंसर वर्ल्ड पे। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज क्या होती हैं? जिन भी बॉडीज का जिक्र हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, जैसे कि हमारी फाइनेंस कमीशन, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, कॉम्पिट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज होती हैं। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज क्या होती हैं? जिन भी बॉडीज को हमने पार्लियामेंट में एक्ट पास करके लाया है वो होती है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, जैसे कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, सीबीआई हो गई हमारी। ये सारी क्या है? नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं। अच्छा, इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस बताने की जरूरत नहीं है आपको ना, हर एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, बी इट यूपीएससी, कोई भी स्टेट पीसीएस आप दे रहे हो, कोई भी वनडे एग्जाम्स हो गए, चाहे वो यूपी ट्रिपल एससी के सारे एग्जाम्स हो गए, हर एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। और एक ही वीडियो में हम हमारी सारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज और सारी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज पढ़ लेंगे, उससे रिलेटेड हर एक चीज़ हम देखने वाले हैं। एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा देते हैं कि हमारा सेशन कैसे होने वाला है। तो सबसे पहले हम हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज देखने वाले हैं, ठीक है। उनके फंक्शंस हम देखेंगे, कौन से आर्टिकल एक्ट के अंडर आते हैं वो देखेंगे, कॉम्पोजिशन क्या होता है उनका। मान लो एग्जाम्पल हमने लिया है इलेक्शन कमीशन का, तो उनका कॉम्पोजिशन क्या होता है, कौन चेयरमैन होता है, कितने मेंबर्स होते हैं, अदर्स, अपॉइंटमेंट कौन करता है उनका, टर्म ऑफ ऑफिस कितना होता है, कितने साल के लिए वो बनते हैं, क्वालिफिकेशंस क्या होती हैं उनकी, रिमूवल कैसे होता है, क्या प्रोसेस होता है रिमूवल का, रेजिग्नेशन उन्हें देना है तो वो किसे रेजिग्नेशन देंगे, सेकंड टर्म और रीअपॉइंटमेंट अलाउड है क्या, और फर्दर एम्प्लॉयमेंट अलाउड है क्या उन्हें, कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आते हैं वो, और एंड में एडिशनल नोट्स भी हम देखेंगे उससे रिलेटेड, ठीक है। टोटल हमारी 12 कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, जैसे कि इलेक्शन कमीशन, यूपीएससी, एसपीएससी, फाइनेंस कमीशन, जीएसटी काउंसिल, नेशनल कमीशन फॉर एससीज, एसटीज, बैकवर्ड क्लासेस, स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, कॉम्पिट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। 12 कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हो गई और 8 नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, जैसे कि एनएचआरसी, एसएचआरसी, सीआईसी, एसआईसी, सीवीसी, सीआईबी, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी एंड इन द एंड लोकपाल। So, बहुत ही पावर पैक्ड सेशन होने वाला है। आप लेक्चर पूरा एंड तक देखिएगा, सारी की सारी चीज़ें इसमें कवर है, जो भी आपके एग्जाम्स में जैसे भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, ऑल टू द पॉइंट इसमें कवर है ना। सो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन, स्टार्टिंग फ्रॉम द इलेक्शन कमीशन। फंक्शन क्या होता है इलेक्शन कमीशन का? कोई बेसिक फंक्शन है कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस कराना, पार्लियामेंट में इलेक्शंस कराना और स्टेट लेजिस्लेचर्स में इलेक्शन कराना, ठीक है। और स्टेट इलेक्शन कमीशन का क्या फंक्शन होता है? पंचायत के इलेक्शन कराना, ठीक है। पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज के इलेक्शंस कौन देखता है? स्टेट इलेक्शन कमीशन देखती है। बाकी जितने भी इलेक्शंस होते हैं उनकी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की होती है। कौन से आर्टिकल में आते हैं इलेक्शन कमीशन? आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉम्पोजिशन क्या होता है? एक चीफ इलेक्शन कमीशन होते हैं, एक कमिश्नर होते हैं और 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। मतलब आउट ऑफ प्रैक्टिस तो भी 2 ही है, लेकिन वो नंबर फिक्स करने की पावर किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास में है, ठीक है। वो नंबर्स को बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं, ठीक है। और आउट ऑफ प्रैक्टिस अभी कितने? एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और 2 इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, ठीक है। अपॉइंटमेंट कैसे होता है? एक को सिलेक्शन कमेटी बैठती है, वो अपॉइंट करती है चीफ इलेक्शन कमीशन और उनके मेंबर्स को। सिलेक्शन कमेटी में कौन कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होते हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन ऑफ द लोकसभा होते हैं और एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, जिनको कि हमारे प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं, ठीक है। और फिर हमारे प्रेसिडेंट उन्हें अपॉइंट कर देते हैं। रिकमेंडेशन देती है सिलेक्शन कमेटी, और सिलेक्शन कमेटी को भी एक रिकमेंडेशन देती है हमारी सर्च कमेटी, उसके बारे में हम आगे देखते हैं, ठीक है। सर्च कमेटी रिकमेंड करती है सिलेक्शन कमेटी को, फिर सिलेक्शन कमेटी रिकमेंड करती है प्रेसिडेंट को, देन प्रेसिडेंट हमारे उन्हें अपॉइंट कर देते हैं, ओके। ये वाला चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सिलेक्शन कमेटी में कितने मेंबर्स होते हैं? 3 मेंबर्स होते हैं, पीएम, लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ लोकसभा और यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, ठीक है। तो इलेक्शन कमीशन का हमारा टर्म कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चंस यूपीएससी में बने हुए हैं कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है इलेक्शन कमीशन के टर्म ऑफ ऑफिस? तो जी नहीं। अगर
अच्छा देखो, अगर ऐसा स्टेटमेंट बन जाए ना कि एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन दिस टर्म इज मेंशन, तो वो मोस्ट प्रोबेबली गलत होता है, ठीक है। मतलब 80 to 90% चांसेस होते हैं कि वो गलत हो। ओके, सो हमारा क्या टॉपिक है, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है इसका टर्म। आउट ऑफ प्रैक्टिस क्या है ये, 6 साल और 65 ईयर्स ऑफ द एज इलेक्शन कमीशन का टर्म ऑफ ऑफिस होता है। ओके, क्वालिफिकेशन पे मेंशन नहीं है कि अगर आपको इलेक्शन कमिश्नर बनना है, उनके मेंबर्स बनना है, तो आपको आपके लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। ये पॉइंट्स आप नोट करिएगा, जो भी चीज़ें मैं बता रही हूँ ना कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, उसे आप नोट करिएगा। टर्म भी मेंशन नहीं है, क्वालिफिकेशंस भी मेंशन नहीं है। अगर रिमूव करना हो हमें इलेक्शन कमिश्नर को, तो कैसे रिमूव होते हैं, ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। अगर मेंबर्स को रिमूव करना है तब प्रेसिडेंट रिमूव करते हैं बाय द एडवाइस ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। लेकिन अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अगर हमें रिमूव करना है तो उसके लिए थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है। जिस तरीके से हम सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करते हैं, उसी तरीके से हम इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी रिमूव करते हैं। अगर इन्हें रेजिग्नेशन देना है तो रेजिग्नेशन किसे देते हैं, प्रेसिडेंट को रेजिग्नेशन देते हैं। और सेकेंड टर्म और रीअपॉइंटमेंट इलेक्शन कमिश्नर्स का अलाउड नहीं होता है। एक बार आप बन गए इलेक्शन कमिश्नर तो आप दोबारा नहीं बन सकते हैं, ठीक है। और रीअपॉइंटमेंट भी अलाउड नहीं होता है। फर्दर एम्प्लॉयमेंट के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसा मेंशन नहीं है। अगर आप रिटायर हो गए उसके बाद आप कोई भी फर्दर एम्प्लॉयमेंट ढूंढ सकते हैं अपना। मिनिस्ट्री कौन सी होती है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंदर आते हैं हमारे इलेक्शन कमिश्नर्स। एडिशनल नोट्स देख लेते हैं। ओके, सो हमारे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, उनके पास इक्वल पावर्स होती हैं, ठीक है। इक्वल पावर्स होती हैं और इक्वल अलाउंसेस होते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे इलेक्शन कमिश्नर चीफ से नीचे पोस्ट पे आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उनके पास इक्वल पावर्स हैं और इक्वल अलाउंसेस मिलते हैं उन्हें, सिमिलर टू सुप्रीम कोर्ट जज, ठीक है। और डिसीजन कैसे लेते हैं, वो मेजोरिटी वोट से लेते हैं। अब जो मैंने पहले बताया आपको कि एक सर्च कमेटी बैठती है ना, जो कि रिकमेंड करती है सिलेक्शन कमीशन को, तो वो कौन कौन से होते हैं, हेडेड बाय द मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस। हेड कौन होता है सर्च कमेटी का, मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस प्लस 2 अदर मेंबर्स नॉट बिलो द रैंक ऑफ सेक्रेटरी, ठीक है। वो 5 कैंडिडेट्स की लिस्ट बना करके सिलेक्शन कमेटी को दे देते हैं, फिर सिलेक्शन कमेटी उन 5 मेंबर्स में से चूज करती है, ठीक है। अब दूसरी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज पे चलते हैं। दूसरी बॉडी है हमारी यूपीएससी, यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इनका क्या काम है, कोई रिक्रूटमेंट करते हैं ऑल इंडिया सेंट्रल सर्विसेज के लिए, एडवाइस देते हैं गवर्नमेंट को ऑन प्रमोशन एंड डिसिप्लिनरी मैटर्स, ठीक है। ये 2 काम है इनके। कौन से आर्टिकल के अंडर आते हैं, आर्टिकल 315 से लेकर के आर्टिकल 323 तक। कॉम्पोजिशन क्या होता है, चेयरपर्सन होते हैं और मेंबर्स होते हैं। वो मेंबर्स कौन फिक्स करते हैं, प्रेसिडेंट फिक्स करते हैं, ठीक है। अपॉइंटमेंट कौन करते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं। टर्म कितना होता है, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। देखो इनका टर्म कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, इलेक्शन कमीशन का टर्म मेंशन नहीं था। तो कितना टर्म है इनका, अप टू 6 ईयर्स ऑफ एज और 65 ईयर्स ऑफ एज, या तो 6 साल तक के लिए या तो 65 ईयर्स ऑफ एज तक के लिए। क्वालिफिकेशंस क्या है, क्वालिफिकेशंस पे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंबर्स हैं, मेंशन है कि हाफ ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कमीशन शुड हैव हेल्ड एन ऑफिस फॉर एटलीस्ट 10 years ईदर अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एनी स्टेट, ठीक है। आधे से ज़्यादा मेंबर्स क्या होने चाहिए, 10 साल तक के लिए हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में या गवर्नमेंट ऑफ स्टेट में कार्यरत होने चाहिए। रिमूवल कैसे होता है इनका, कैन बी रिमूव्ड बाय प्रेसिडेंट ओनली इन केसेस ऑफ इंसॉल्वेंसी, ठीक है। ग्राउंड्स मेंशन है, प्रेसिडेंट के द्वारा कौन कौन से ग्राउंड्स पे ये रिमूव हो सकते हैं, या तो इंसॉल्वेंसी हो जाए, बैंकरप्ट हो जाए वो, कोई और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वो अगर होल्ड कर रहे हो, और अगर इन्फर्मिटी ऑफ माइंड और बॉडी हो जाए, ठीक है, और मिसबिहेवियर के केस में भी। इन सारे केसेस में क्या होता है, इनका रिमूवल हो जाता है बाय द प्रेसिडेंट। और इसके लिए आपको एडवाइस लेनी पड़ती है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट हमारी इंक्वायरी करती है, उसके बाद में वो रिकमेंडेशन देती है कि आप रिमूव कर सकते हैं या नहीं। अगर उन्हें रेजिग्नेशन देना है तो वो किसे रेजिग्नेशन देंगे, प्रेसिडेंट को रेजिग्नेशन देते हैं। और इनका सेकेंड टर्म और रीअपॉइंटमेंट अलाउड नहीं होता है, ठीक है। सेकेंड टर्म के एक बार आप अगर बन गए यूपीएससी के चेयरमैन, तो उसके बाद आप दोबारा से नहीं बन सकते हैं।
लेकिन अगर आप मेंबर हैं यूपीएससी के, चेयरमैन है तो आप तो भूल जाइए, आपको कोई ऑफिस नहीं होल्ड करना है, ठीक है। कोई भी फर्दर एम्प्लॉयमेंट सेकंड टर्म कुछ भी अलाउड नहीं है अगर आप एक बार चेयरपर्सन बन गए। लेकिन अगर आप मेंबर हैं यूपीएससी के तो आपको अपॉइंट किया जा सकता है, अपग्रेड किया जा सकता है एज अ चेयरपर्सन, और आप किसी भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंबर बन सकते हैं, उनके चेयरमैन बन सकते हैं, ठीक है। मतलब फर्दर आपको अपग्रेड किया जा सकता है, डाउनग्रेड नहीं किया जा सकता। मतलब चेयरमैन एक बार बन गए तो फिर आपको कोई एम्प्लॉयमेंट अलाउड नहीं है। कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं यूपीएससी के मेंबर्स और चेयरपर्सन? मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंदर आते हैं। एडिशनल नोट्स, देखो रिकमेंडेशन जो भी होती है ना यूपीएससी की, वो बाइंडिंग नहीं होती है गवर्नमेंट के ऊपर, ठीक है। लेकिन अगर एक्सेप्टेंस नहीं एक्सेप्ट हो रही है, मतलब जो भी वो रिकमेंडेशन दे रहे हैं वो नहीं एक्सेप्ट हो रही है, तो आपको पूरा वो प्रोसेस एक्सप्लेन करना पड़ेगा, यही चीज़ें मेंशन है, ठीक है। नेक्स्ट बॉडी पे चलते हैं, एसपीएससी, ठीक है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। इनका क्या काम है? रिक्रूटमेंट करते हैं स्टेट सर्विसेज पे, एडवाइस करते हैं गवर्नमेंट को प्रमोशन और डिसिप्लिनरी मैटर्स में, असिस्ट करते हैं फ्रेमिंग रूल्स में, और अपॉइंटमेंट टू द जुडिशियल सर्विसेज ऑफ द स्टेट। कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से आर्टिकल्स में मेंशन है ये? आर्टिकल 315 से 323 तक ही, ठीक है। यूपीएससी और एसपीएससी सेम आर्टिकल्स। कौन कौन सा कॉम्पोजिशन होता है इनका? चेयरपर्सन होती है और मेंबर्स आर दी फिक्स्ड बाय द गवर्नर, ठीक है। यहाँ पे प्रेसिडेंट फिक्स करते हैं और यहाँ पे गवर्नर। अपॉइंटमेंट किसके द्वारा होता है? गवर्नर के द्वारा अपॉइंटमेंट होता है। टर्म ऑफ ऑफिस क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है अप टू 6 years ऑफ एज और 62 years ऑफ एज, ठीक है। यहाँ पे 65 साल था मैक्सिमम एज, यहाँ पे 62 साल है मैक्सिमम एज, ठीक है। नेक्स्ट, रिमूवल क्वालिफिकेशन क्या होता है इनका? अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन वही सेम चीज़ है जो यूपीएससी के मेंबर बनने के लिए आपको क्वालिफिकेशन चाहिए। रिमूव कैसे होते हैं? इनको भी खुद प्रेसिडेंट ही रिमूव करते हैं, गवर्नर रिमूव नहीं कर रहे हैं। स्टेट पीएससी के मेंबर्स को भी प्रेसिडेंट ही रिमूव करते हैं, और सेम वही सारी कंडीशंस है कि इंसॉल्वेंसी हो जाए, बैंकक्रप्ट हो जाए, आप ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कोई और होल्ड कर रहे हो, इन्फर्मिटी ऑफ माइंड और बॉडी हो जाए, मिसबिहेवियर हो जाए, इन्हीं सारी केसेस में। और एडवाइस भी कौन देती है? सुप्रीम कोर्ट ही देती है। यहाँ पे भी सुप्रीम कोर्ट ही दे रही है और यहाँ पे भी, ठीक है। रिमूवल का प्रोसेस दोनों का सेम है, बीट यूपीएससी और एसपीएससी। रेसिग्नेशन किसे देते हैं? गवर्नर को देते हैं, ठीक है। रेसिग्नेशन देंगे गवर्नर को। सेकेंड टर्म और रीअपॉइंटमेंट इनका भी अलाउड नहीं होता है। अच्छा देखो, मैंने बताया ना कि अगर जब चेयरपर्सन बन गए, जैसे कि यूपीएससी के चेयरपर्सन बने, तो कोई ऑफिस अलाउड नहीं है आपको। लेकिन अगर आप एसपीएससी के यानी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन हैं, तो आपको यूपीएससी का चेयरपर्सन और मेंबर बनाया जा सकता है, मतलब अपग्रेडेशन आपको मिल सकता है, ठीक है। अगर आप मेंबर हैं तो आपको मे बी अपॉइंटेड एज चेयरपर्सन और मेंबर्स ऑफ यूपीएससी और चेयरपर्सन ऑफ एनी एसपीएससी, बट नॉट एनी फर्दर एम्प्लॉयमेंट। ठीक सेम केस इनका भी है कि इनकी रिकमेंडेशंस बाइंडिंग नहीं होती, लेकिन अगर आप कोई भी रिकमेंडेशन एक्सेप्ट नहीं करो तो उसके आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट बॉडी इज फाइनेंस कमीशन। इनका क्या काम होता है? देखो, एडवाइस करते हैं गवर्नमेंट को ऑन द टैक्स डिवोल्यूशन टू स्टेट्स, ठीक है। एडवाइस करते हैं कि कैसे शेयर्स करेंगे हम टैक्सेस का सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। ग्रांट्स एंड एड्स के बारे में वो रिकमेंडेशन देते हैं और प्रेसिडेंट को भी रिकमेंडेशन देते हैं, कोई भी इंटरेस्ट ऑफ साउंड फाइनेंस होगा तो उस पर। कौन सा आर्टिकल में मैंशन होता है फाइनेंस कमीशन? आर्टिकल 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। कॉम्पोजिशन आप नोट करिएगा, एकदम फिक्स कॉम्पोजिशन है कि एक चेयरपर्सन होगा और 4 अदर मेंबर्स होंगे, ठीक है। मतलब 5 मेंबर्स हो गए टोटल, एक चेयरपर्सन हो गए और 4 अदर मेंबर्स हो गए। अपॉइंट कौन करता है फाइनेंस कमीशन को? फाइनेंस कमीशन के मेंबर्स को प्रेसिडेंट करते हैं, ठीक है। अपॉइंटमेंट किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास में है। टर्म ऑफ द ऑफिस कोई इनका नहीं है, मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। टर्म ऑफ ऑफिस नॉट मेंशन। आउट ऑफ प्रैक्टिस हर 5 साल में फाइनेंस कमीशन का गठन होता है, ठीक है, हर 5 साल में। अभी अच्छा देखो, ये चीज़ें न्यूज़ में है क्योंकि फाइनेंस अभी रिसेंटली 16th फाइनेंस कमीशन का गठन हुआ है ना। इसके चेयरपर्सन कौन है? अरविंद गंगड़िया जी, और इनके रिकमेंडेशंस में काफ़ी फ्लोट हो रही है न्यूज़ में। तो फाइनेंस कमीशन का टॉपिक तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से। और सेम इलेक्शन कमिश्नर के लिए भी, क्योंकि अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने हमारे, 16th चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने ना ज्ञानेश कुमार जी, तो इलेक्शन कमीशन वाला भी न्यूज़ में है, ओके। तो हम क्या बता रहे थे कि आउट ऑफ प्रैक्टिस हर 5 साल में हमारे फाइनेंस कमीशन का गठन होता है, उसके पहले भी हो सकता है, थोड़ा बाद में भी हो सकता है। क्वालिफिकेशन क्या होती है फाइनेंस कमिश्नर्स की?
कॉन्स्टिट्यूशन ऑथराइज करता है पार्लियामेंट को कि आप डिसाइड करिए कि क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। तो उसी केस में हमने कौन सा एक्ट पास किया, फाइनेंस कमीशन एक्ट 1951। उसमें ये सारी क्वालिफिकेशंस दी गई है कि अगर आपको चेयरमैन बनना है फाइनेंस कमीशन का तो आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए पब्लिक अफेयर्स का, ठीक है। बस एक क्वालिफिकेशन है कि आपके पास क्या होना चाहिए, पब्लिक अफेयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और अगर आपको मेंबर बनना है फाइनेंस कमीशन का तो आप जज होने चाहिए ऑफ हाई कोर्ट और एनी पर्सन एलिजिबल टू सच अपॉइंटमेंट, ठीक है। हाई कोर्ट के जज हो या तो उसके इक्वल आपके पास कोई क्वालिफिकेशन हो। आप पर्सन होने चाहिए विद स्पेशलाइज्ड नॉलेज इन फाइनेंस, फाइनेंस में आपको नॉलेज होनी चाहिए। अकाउंट्स ऑफ गवर्नमेंट पे नॉलेज हो। आप पर्सन होने चाहिए विद वाइड एक्सपीरियंस इन फाइनेंशियल मैटर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, और आपके पास स्पेशल नॉलेज होना चाहिए इकोनॉमिक्स का, ठीक है। ये सारी चीजें कहाँ पे मेंशन है, फाइनेंस कमीशन एक्ट 1951 में मेंशन है, ना कि कॉन्स्टिट्यूशन में। ओके, रिमूवल, रेजिग्नेशन, ये सब चीजें तो उनकी होती नहीं है। इनकी कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आते हैं। देखो ये वही एडिशनल नोट्स हो गए ना। द कॉन्स्टिट्यूशन एवरी 5th ईयर और एट सच अर्लियर टाइम एज डिटरमिन्ड बाय द प्रेसिडेंट परफॉर्म करते हैं एडवाइजरी रोल, ठीक है। इनका ये पॉइंट ऑफ नोट करना कि एडवाइजरी रोल होता है, इनकी रिकमेंडेशंस बाइंडिंग नहीं होती है सरकार पे, चाहे तो माने चाहे तो ना माने। और ये अपनी रिपोर्ट कैसे सबमिट करते हैं, ये पॉइंट भी नोट करिएगा कि फाइनेंस कमीशन सबमिट्स इट्स रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट, ठीक है। प्रेसिडेंट को ये अपनी रिपोर्ट सबमिट करते हैं और इनका एडवाइजरी रोल होता है। नेक्स्ट बॉडी इज जीएसटी काउंसिल। इनका क्या काम होता है, ये मतलब ऐसे कॉपरेशन और कोऑर्डिनेशन करते हैं बिटवीन सेंटर और स्टेट, ताकि स्मूथली हमारा जीएसटी एडमिनिस्ट्रेशन हो सके हमारे देश में। कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में आते हैं, कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 279A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जीएसटी काउंसिल का जिक्र है। अच्छा, इनका कॉम्पोजिशन देखो, यूनियन के भी मेंबर्स होते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर्स के मेंबर्स होते हैं, स्टेट्स के भी फाइनेंस कमीशन के मेंबर्स होते हैं, ठीक है। और चेयरपर्सन ऑफ सीबीआईसी क्या होते हैं, इनके परमानेंट इनवाइटी होते हैं। ये हो गया इनका कॉम्पोजिशन। अपॉइंटमेंट कैसे होता है इनका, प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है। जीएसटी काउंसिल के मेंबर्स को कौन अपॉइंट करते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं। दूसरी बॉडी है हमारी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, जो कि मेंशन है आर्टिकल 338 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इनका क्या काम होता है, ये इवेलुएट करते हैं वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और लीगल सेफगार्ड्स, जो भी एससीज के लिए चीजें होती हैं उनके लिए। कॉम्पोजिशन क्या होता है, चेयरपर्सन होते हैं, वाइस चेयरपर्सन होते हैं, 3 अदर मेंबर्स, टोटल 5 मेंबर्स होते हैं, एक वाइस चेयरपर्सन, एक चेयरपर्सन और 3 अदर मेंबर्स। अपॉइंटमेंट कौन करता है इनके मेंबर्स का और चेयरपर्सन का, प्रेसिडेंट के द्वारा ये अपॉइंटेड होते हैं, ठीक है। क्वालिफिकेशंस क्या चाहिए इनके लिए, कंडीशन ऑफ सर्विस एंड टेन्योर आर डिटरमिन्ड बाय प्रेसिडेंट। हर चीज प्रेसिडेंट के द्वारा डिटरमिन्ड होती है। करेंटली कितना टर्म है इनका, 3 साल तक के लिए अपॉइंट होते हैं। टर्म ऑफ ऑफिस इंपॉर्टेंट है, 3 साल के लिए, ठीक है। अच्छा, ओरिजिनली नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स एक ही आर्टिकल में आते थे, आर्टिकल 338 में, ठीक है। तो इसके बाद धीरे धीरे उसमें इवोल्यूशन होता गया। फिर क्या कहते हैं, 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 के बाद से दोनों को अलग अलग कर दिया गया, ठीक है। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स के लिए आर्टिकल 338 लाया गया, 338A, और फिर नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट का तो आर्टिकल 338 है ही, ठीक है। कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है ये, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंदर कौन सा, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। इनकी जो एनुअल रिपोर्ट होती है ना, ये प्रेसिडेंट को देते हैं। अच्छा देखो, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होगी ना तो वो अपनी रिपोर्ट प्रेसिडेंट को ही देती है, ठीक है। फिर फर्दर प्रेसिडेंट इससे क्या करते हैं, पार्लियामेंट में दे देते हैं, फॉरवर्ड कर देते हैं, ओके। फिर क्या चीजें देखो, इनके पास सिमिलर पावर्स होती है, सिविल कोर्ट के जैसे इनके पास पावर्स होती हैं। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को कोई भी चीजें बनानी है, कोई भी चीजें रिकमेंड करनी है, तो उनको क्या करना है, कंसल्टेशन लेना है हमारी इन नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट से। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल टाइप्स देख लेते हैं। इनके लिए हमने देखा कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 338A। इसमें भी यही होता है, चेयरपर्सन होते हैं, वाइस चेयरपर्सन और 3 अदर मेंबर्स होते हैं। अपॉइंट कौन करते हैं, प्रेसिडेंट। इनका भी 3 साल का टर्म है। सेम चीजें हमने देख ली। 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा इन्हें बाइफरकेट किया गया था, ये आप याद रखिएगा, 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंदर आते हैं, और सेम ये सारी चीजें इनके लिए भी है कि रिपोर्ट ये अपनी देंगे प्रेसिडेंट को, है ना, वही सारा सेम प्रोसीजर है। तीसरी बॉडी हमारी नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। ये बैकवर्ड क्लासेस के लिए सारी डिसीजन वगैरह लेती हैं। कौन सा आर्टिकल में मेंशन है, आर्टिकल 338B ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन।
सेम कॉम्पोजिशन, चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन एंड 3 अदर मेंबर्स। कौन अपॉइंट करते हैं? प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। 3 साल का इनका सर्विस होता है, टर्म होता है। अच्छा, जब ये स्टैब्लिश हुई थी ना, तो ये ऐसा स्टैट्यूटरी बॉडी थी, ठीक है, मतलब कि एक्ट के द्वारा इसे लाया गया था इन 1993। After the Mandal case judgment by Supreme Court, conferred with constitutional status in 102nd Constitutional Amendment Act 2018, ठीक है। फिर 102nd Constitutional Amendment Act ला करके हमने इसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का दर्जा दिया था। कब एक्ट पास हुआ था? ये 2018 को ये एक्ट पास हुआ था। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंदर आता है, और सेम यही सारी चीजें नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के लिए भी। नेक्स्ट, स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, ठीक है। स्पेशल ऑफिसर भी बनते हैं हमारे लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज जो हैं उनके लिए। ये चीज़ें क्या क्या करते हैं? इन्वेस्टिगेट करते हैं, कोई भी मैटर होगा, ग्रीवेंसेस होंगे, वो उन्हें इन्वेस्टिगेट करते हैं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स देखते हैं सारा लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज का। कौन से आर्टिकल में मेंशन है? आर्टिकल 350B ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अपॉइंटमेंट कौन करता है इनका? प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट देखते हैं इनका। अच्छा, इनका जिक्र कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली मेंशन नहीं था। इसे हमने कब लाया? इसे 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 को पास करके हमने स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज की बॉडी को लाया था, ठीक है। ये पॉइंट नोट करिएगा कि ओरिजिनली ये मेंशन नहीं था कॉन्स्टिट्यूशन में। कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के अंदर। नेक्स्ट इज कॉम्पिट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। क्या करते हैं? हेड करते हैं हमारे इंडियन ऑडिट और अकाउंट डिपार्टमेंट को। कौन सा आर्टिकल के अंदर आते हैं? आर्टिकल 148 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ से काफी कई बार क्वेश्चंस बने हैं, तो आप इसको याद रखिएगा, एकदम अच्छे से ध्यान रखिएगा। अपॉइंटमेंट कौन करते हैं? प्रेसिडेंट करते हैं। ओथ भी ये प्रेसिडेंट के द्वारा ही दिलाते हैं, ठीक है। सब्सक्राइब ओथ बिफोर द प्रेसिडेंट। टर्म ऑफ ऑफिस क्या होता है इनका? या तो 6 साल या तो 65 ईयर्स ऑफ एज। और इनका भी टर्म कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, ये पार्लियामेंट के द्वारा डिसाइड किया गया है, ठीक है। पार्लियामेंट के एक्ट 1971 के द्वारा, कॉम्पिट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल एक्ट 1971 के द्वारा इनका टर्म ऑफ द ऑफिस मेंशन है। सेम प्रोसेस रिमूव कैसे होता है? जैसे कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज रिमूव होते हैं, उन्हीं तरीके का सेम प्रोसेस है। अगर आपको रिमूव करना है कॉम्पिट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को, रेजिग्नेशन किसे देते हैं? प्रेसिडेंट को देते हैं। फर्दर ऑफिस इनको अलाउड नहीं होता है। एडिशनल पॉइंट्स देख लेते हैं। हमारे सीएजी जो होते हैं वो एजेंट होते हैं ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। कंडक्ट करते हैं ऑडिट्स ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट एंड डिपार्टमेंट ऑडिट्स ऑन देयर बिहाफ। रिपोर्ट्स अपनी किसे देते हैं? ये प्रेसिडेंट को देते हैं, और फिर प्रेसिडेंट फर्दर इसे पार्लियामेंट में अप्रूव दे देते हैं। नेक्स्ट बॉडी है हमारी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया क्या होते हैं? हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री होते हैं, ठीक है। कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है? कौन सा आर्टिकल में? आर्टिकल 76 में मेंशन है। और स्टेट वाला कौन सा आर्टिकल में? आर्टिकल 165 में स्टेट का मेंशन है। एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट क्या होते हैं? हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द स्टेट होते हैं, और इंडिया वाले ऑफ द कंट्री होते हैं। अपॉइंटमेंट कौन करते हैं? सेंट्रल वाला प्रेसिडेंट, और स्टेट वाले को गवर्नर अपॉइंट करते हैं। होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। प्रेसिडेंट के प्लेजर पे ऑफिस होल्ड करते हैं। टर्म्स ऑफ सर्विसेज आर डिटरमिन्ड बाय द प्रेसिडेंट। बेसिकली गवर्नमेंट के साथ में मतलब इंट्रोड्यूस किया जाता है इन्हें। जैसे गवर्नमेंट रेजिग्नेशन देती है तो इनका भी रिमूवल हो जाता है, ठीक। और स्टेट वाले का कौन अपॉइंट करता है? गवर्नर अपॉइंट करते हैं, उनके प्लेजर पे ये ऑफिस होल्ड करते हैं। क्वालिफिकेशन क्या है? आप सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है तो आप अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बन सकते हैं, और स्टेट के लिए आप हाई कोर्ट के जज बनने के लिए क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। रेजिग्नेशन ये प्रेसिडेंट को देंगे और स्टेट वाले गवर्नर को देंगे। कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आएंगे? मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। अच्छा, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के पास राइट टू ऑडियंस होता है अक्रॉस ऑल कोर्ट्स ऑफ इंडिया, ठीक है। किसी भी कोर्ट में ऑफ इंडिया के वो जाकर के मतलब ऑडियंस के तरीके बैठ सकते हैं। लेकिन इनके पास क्या होता है? वो बोल सकते हैं, वहाँ पे पार्ट कर सकते हैं पार्लियामेंट प्रोसीडिंग्स में, लेकिन वहाँ पे वो वोट नहीं कर सकते। ये पॉइंट आप नोट करिएगा कि एजीआई के पास वोट करने का राइट नहीं होता है, ठीक है। और ये डीबार्ड नहीं होते प्राइवेट प्रैक्टिस से। प्राइवेट प्रैक्टिस भी अपनी ये कर सकते हैं गवर्नमेंट ऑफिस होल्ड करने के बावजूद। और जो स्टेट के अटॉर्नी जनरल होते हैं उनके पास क्या होता है? वो किसी भी स्टेट लेजिस्लेचर में जाकर के वो बैठ सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन उनके पास भी वोट करने का अधिकार नहीं है।
और ये भी डिमांड नहीं होते अपनी प्राइवेट प्रैक्टिसेस के लिए। सो ये थी हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, सारी बॉडीज हमने डिस्कस कर ली ऑल टोटल। अब चलते हैं हमारी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज की तरफ। सबसे पहली नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है हमारी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। इनका क्या काम होता है, रिव्यू करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल सेफ गार्ड्स पर्टेनिंग टू ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं वो कौन देखते हैं, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। ये अपनी एनुअल रिपोर्ट किसे देते हैं, सेंट्रल एंड कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट को देते हैं। ठीक है, सारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज किसे देती है, प्रेसिडेंट को देती हैं। और ये एनएचआरसी किसे दे रही है, सेंट्रल और कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट को अपनी रिपोर्ट देते हैं। कौन से एक्ट को पास करके हमने इसे लाया था, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 के अंडर ये इस बॉडी का गठन हुआ है। मेंबर्स कौन कौन से होते हैं, कॉम्पोजिशन क्या होता है, चेयरपर्सन होते हैं और 5 अदर मेंबर्स होते हैं, प्लस एक्स ऑफिशियल मेंबर 7 अलग से मेंबर्स होते हैं। ठीक है, चेयरपर्सन ऑफ कौन कौन से होते हैं वो 7 मेंबर्स कौन कौन से, चेयरपर्सन ऑफ एनसीएससी, एनसीएसटी, एनसीबीसी, एनसीडब्ल्यू, एनसीपीसीआर, एनसीएम एंड चीफ कमिश्नर फॉर पीडब्ल्यूडी। इतने सारे मेंबर्स होते हैं इनके। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरपर्सन और मेंबर्स को अपॉइंट कौन करते हैं, प्रेसिडेंट के द्वारा ये अपॉइंटेड होते हैं। रिकमेंडेशन कौन देते हैं, कमेटी एक बैठती है, कंसिस्ट में कमेटी में कौन कौन होते हैं, पीएम होते हैं, स्पीकर ऑफ लोकसभा होते हैं, डिप्यूटी चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा होते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन इन बोथ हाउसेस एंड यूनियन होम मिनिस्टर। इतना बड़ा सा इनका सिलेक्शन कमेटी होता है। ठीक है, टर्म ऑफ ऑफिस कितना होता है, 3 साल और 70 ईयर्स ऑफ एज, या तो 3 साल तक या तो मैक्सिमम एज इनकी है 70 ईयर्स ऑफ एज। कंडीशन ऑफ सर्विसेज कौन डिसाइड करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इनकी कंडीशंस ऑफ सर्विस डिसाइड होती है। ओके, क्वालिफिकेशंस क्या चाहिए, चेयरमैन बनने के लिए आपको रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो या तो सुप्रीम कोर्ट के जज हो। मेंबर बनने के लिए मस्ट बी सर्विंग और रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज। और मतलब 2 लोगों के लिए ये क्वालिफिकेशन और 3 लोगों के लिए क्या है कि हैविंग नॉलेज और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस विद रिगार्ड्स टू ह्यूमन राइट्स विद एटलीस्ट 1 वुमेन। ठीक है, एक वुमेन इसमें होना कंपल्सरी है। कॉम्पोजिशन हो गया ये हमारा। अगर इन्हें रिमूव करना है तो कैसे प्रोसेस क्या होगा इनका रिमूवल का, सिमिलर टू दी मेंबर्स ऑफ यूपीएससी। जिस तरीके से यूपीएससी के मेंबर्स को हमने रिमूव किया था ना, कौन कौन से ग्राउंड थे, इंसॉल्वेंसी हो गया, बैंकरप्सी हो गया, है ना, माइंड की इनफिलिटी हो गई, ये सारी चीजें हो गई, तो आप इन्हें रिमूव कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से परमिशन लेने के बाद। रेजिग्नेशन किसे देते हैं, ये प्रेसिडेंट को रेजिग्नेशन देते हैं। और सेकेंड टर्म इनका अलाउड होता है, फर्दर एम्प्लॉयमेंट अलाउड नहीं होता है। कौन से मिनिस्ट्री के अंडर आते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर ये आते हैं। ठीक है, अच्छा ये एम्पावर्ड होते हैं कि कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का वो उनकी पावर्स को यूटिलाइज कर सकते हैं, मतलब सीबीआई से हो गया, है ना, इन सारी बॉडीज से ये हेल्प ले सकते हैं, उनकी पावर्स को भी यूज कर सकते हैं, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की। सारी सिविल कोड्स की पावर्स होती है इनके पास। ठीक है, और इट कैन लुक इनटू मैटर्स विद इन 1 ईयर ऑफ देयर अकरेंस। ठीक है, 1 साल के अंदर ही उस सारे मैटर्स पे वो देख सकते हैं और ये रिकमेंड करते हैं गवर्नमेंट को रिगार्डिंग डू एक्शन, जबकि इनका जो रिकमेंडेशन होता है वो बाइंडिंग नहीं होता है। ये पॉइंट भी आप नोट करिएगा। ओके, सो ये था हमारा नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। अब स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन देख लेते हैं, इनका भी सेम वही काम है, सेम एक्ट है, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993। इसका कॉम्पोजिशन क्या होता है, बस चेयरपर्सन होते हैं और 2 अदर मेंबर्स होते हैं, केवल 3 मेंबर्स होते हैं, ज़्यादा भीड़ नहीं है इसमें। अपॉइंट कौन करते हैं, गवर्नर करते हैं। इनकी सिलेक्शन कमेटी में कौन कौन होता है, चीफ मिनिस्टर होते हैं ऑफ द स्टेट, स्पीकर होते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के, चेयरपर्सन होते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल के, लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं इन बोथ हाउसेस एंड मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स फॉर द स्टेट। ठीक है, जैसे जैसे जो जो लोग यूनियन लेवल पे मौजूद हैं वही सेम चीज़ें स्टेट लेवल पे मौजूद हैं, वही सेम ऑफिसेस। टर्म ऑफ ऑफिस क्या होता है, 3 साल और 70 ईयर्स। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए आपको, चेयरमैन होना चाहिए, मस्ट बी रिटायर्ड चीफ जस्टिस और जज ऑफ हाई कोर्ट। मेंबर्स के लिए रिटायर्ड और सर्विंग जज ऑफ हाई कोर्ट हो आप, डिस्ट्रिक्ट जज हो मिनिमम 7 साल तक के लिए, और आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, मतलब नॉलेज भी होनी चाहिए आपके पास, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए रिगार्डिंग ह्यूमन राइट्स। रिमूवल सेम प्रोसेस है, सिमिलर टू यूपीएससी। रेजिग्नेशन देना है तो गवर्नर को देंगे, सेकेंड टर्म अलाउड होता है, फर्दर एम्प्लॉयमेंट अलाउड नहीं होता है, सेम मिनिस्ट्री के अंदर आएंगे इन द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ कोर्स।
अच्छा, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन उन्हीं चीज़ों पर इंक्वायरी कर सकता है जो भी सब्जेक्ट्स हमारे स्टेट और कंकरेंट लिस्ट में मेंशन है, ठीक है। सेंट्रल लिस्ट वाले पे ये कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। अच्छा, इस एक्ट के अंदर ये क्या चीज़ें मेंशन है कि आपको इस्टेब्लिश करना है ह्यूमन राइट्स कोर्ट इन एवरी डिस्ट्रिक्ट बाय स्टेट गवर्नमेंट। हर डिस्ट्रिक्ट में एक ह्यूमन राइट्स कोर्ट होना अनिवार्य है एक्ट के अंतर्गत। दूसरी बॉडी हम देखते हैं सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। देखो ये सारी चीज़ें किस पे कंप्लेंट और इंक्वायरी करती है, सारी आरटीआई रिलेटेड चीज़ों पे, ठीक है। इसको किसके द्वारा लाया गया, हमारे आरटीआई एक्ट 2005 के द्वारा, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, ठीक है, फॉर्म बाय एग्जीक्यूटिव एक्शन। कॉम्पोजिशन क्या होता है, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं और 10 अदर इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं, टोटल 11 मेंबर्स होते हैं। अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट के द्वारा ये अपॉइंटेड होते हैं। रिकमेंडेशन कमेटी में कौन कौन होता है, पीएम होते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा होते हैं, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर जो कि पीएम उन्हें नॉमिनेट करते हैं। टर्म ऑफ ऑफिस क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइडेड होता है और अप टू 65 ईयर्स ऑफ एज, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जब तक चाहे तब तक, और रिटायरमेंट एज क्या है 65 ईयर्स ऑफ एज। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए आपको, पर्सन ऑफ एमिनेंस होने चाहिए इन पब्लिक लाइफ, मतलब काफ़ी ढेर सारी रिक्वायरमेंट्स है, ऐसा क्वेश्चन आते नहीं है बेसिकली। रिमूवल करना है इन्हें तो प्रेसिडेंट के द्वारा रिमूव होंगे। सेम चीज़ें जैसे कि यूपीएससी के मेंबर्स की होती हैं, इंसॉल्वेंसी हो गया, कॉन्विक्शन ऑफ मॉरल ट्रिप्टीट्यूड हो गया, इन्फर्मिटी ऑफ माइंड हो गया, मिसबिहेवियर हो गया, और सेम आपको सुप्रीम कोर्ट से परमिशन चाहिए। रेजिग्नेशन किसे देते हैं, प्रेसिडेंट को रेजिग्नेशन देते हैं। सेकेंड टर्म नॉट अलाउड होता है। कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंदर आते हैं। अच्छा, इन्हें सुओ मोटो पावर्स होती है, खुद से जा करके मतलब वो पावर्स ले सकते हैं अपने लिए कि हमें इन मैटर्स पे इंक्वायरी करनी है, ठीक है, कोई भी रीजनेबल ग्राउंड्स पे। रिपोर्ट किसे देते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को ये रिपोर्ट अपनी देते हैं और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट इसे फॉरवर्ड कर देती है पार्लियामेंट में। स्टेट इन्फॉर्मेशन क्या करती है, स्टेट लेवल पे सारी चीज़ें देखती हैं, आरटीआई कंप्लेंट्स वगैरह से रिलेटेड सारी चीज़ें, और इनके पास भी सिमिलर सिविल कोड की पावर्स होती हैं। कौन सा एक्ट के अंदर आएगा, सेम एक्ट, आरटीआई एक्ट 2005 के अंतर्गत। कॉम्पोजिशन क्या होता है, स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं और अप टू 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं, सेम कॉम्पोजिशन है इनका भी। अपॉइंटमेंट किसके द्वारा होता है, गवर्नर के द्वारा होता है, और फिर स्टेट लेवल पे जितने उनके काउंटर पार्ट्स हैं, यूनियन के काउंटर पार्ट्स वही सेम होते हैं। सीएम होते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं, स्टेट कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं नॉमिनेटेड बाय द सीएम। टर्म ऑफ ऑफिस क्या होता है, सेम। अच्छा देखो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट नहीं प्रिस्क्राइब करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही इनका टर्म ऑफ ऑफिस प्रिस्क्राइब होता है और अप टू 65 ईयर्स ऑफ एज। सेम क्वालिफिकेशन चाहिए आपको, है ना, सेम सेम। रिमूवल करना है तो गवर्नर के द्वारा आप रिमूव होंगे, बाकी सारी चीज़ें सेम सेम है। सुप्रीम कोर्ट से आपको परमिशन चाहिए, हाई कोर्ट से नहीं, सुप्रीम कोर्ट से ही, ओके। रेजिग्नेशन देंगे ये गवर्नर को, फर्दर एम्प्लॉयमेंट अलाउड नहीं होता है। इनके पास भी सेम सुओ मोटो पावर्स होती हैं और ये अपनी रिपोर्ट किसे देते हैं, स्टेट गवर्नमेंट को देते हैं, फिर स्टेट गवर्नमेंट स्टेट लेजिस्लेटर को पास कर देती है। नेक्स्ट बॉडी है हमारी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। इनका क्या काम है, ये सारी करप्शन एलिगेशंस को सारे इन्वेस्टिगेट करती हैं। कौन से एक्ट के अंदर आता है ये, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003 के अंदर, ठीक है, एक्ट इंपॉर्टेंट है। कॉम्पोजिशन क्या होता है, एक सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर होते हैं और 2 अदर विजिलेंस कमिश्नर्स होते हैं। अपॉइंटमेंट कौन करता है इनका, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं और सिलेक्शन कमेटी के रिकमेंडेशन पे। सिलेक्शन कमेटी में कौन कौन होता है, पीएम होते हैं, यूनियन होम मिनिस्टर होते हैं और लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ द लोकसभा। ज़्यादातर कमेटी के यही 3 मेंबर्स आपको देखने को मिलते हैं। टर्म ऑफ ऑफिस क्या होता है, अप टू 4 ईयर्स और 65 ईयर्स ऑफ एज, या तो 4 साल तक के लिए या तो मैक्सिमम 65 ईयर्स ऑफ एज। सिमिलर है, अगर आपको रिमूव करना है तो जैसे सिमिलर आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर को जिस तरीके से आप रिमूव कर रहे हैं उसी तरीके से आप सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर को भी रिमूव करेंगे। रेजिग्नेशन देते हैं ये प्रेसिडेंट को, फर्दर एम्प्लॉयमेंट अलाउड नहीं होता है, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंदर आते हैं। अच्छा देखो, इसे किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे लाया गया था, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को संथानम कमेटी के रिकमेंडेशन पे, ठीक है। नेक्स्ट बॉडी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि सीबीआई। मेन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की और ये असिस्ट भी करती है हमारी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को भी और लोकपाल को भी ये असिस्ट करती है। अटैच्ड ऑफिस होता है, देखो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंडर, किसके द्वारा, कौन से एक्ट के अंडर ये आता है, दिल्ली स्पेशल
पावर्स किससे पावर्स लेते हैं? दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946 के द्वारा ये अपनी पावर्स इसे डिराइव करते हैं। ओके, कॉम्पोजिशन क्या होता है? डायरेक्टर ऑफ सीबीआई होते हैं प्लस नंबर ऑफ जॉइंट डायरेक्टर्स, डीआईजीज, एसपीज एंड अदर पुलिस कमिश्नर्स। ठीक है, ये सारे इसके मेंबर्स हो सकते हैं। अपॉइंट कौन करता है डायरेक्टर को? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा डायरेक्टर अपॉइंट होते हैं। रिकमेंडेशन किससे लेते हैं? बॉडी होती है सिलेक्शन कमेटी, उसमें पीएम होते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा होते हैं, सीजीआई और जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट होते हैं। ठीक है, टर्म ऑफ ऑफिस कितना होता है? अकॉर्डिंग टू सीवीसी एक्ट के अंदर इनका टर्म ऑफ ऑफिस होता है ऑफ 2 years टेन्योर विद एलिजिबिलिटी टू बी रीअपॉइंटेड थ्राइस। 3 बार ये रीअपॉइंटेड हो सकते हैं, उसके बाद कोई एम्प्लॉयमेंट इनको अलाउड नहीं होता है। मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंडर आते हैं। ये भी इस्टेब्लिश कब हुए थे? संधानम कमेटी के रिकमेंडेशंस पे हुए थे। कौन कौन चीज़ों पे काम करते हैं? क्राइम्स रिलेटेड टू करप्शन, इकोनॉमिक ऑफेंसेस एंड सीरियस एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स अपार्ट फ्रॉम टेररिज्म। टेररिज्म को छोड़ करके बाकी सारे क्राइम्स वगैरह को ये देखते हैं। सीबीआई। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी कोई एपेक्स बॉडी होती है डिजास्टर मैनेजमेंट इन इंडिया के लिए। ठीक है, कौन से एक्ट के अंदर ये बनी थी? डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अंतर्गत। कॉम्पोजिशन क्या होता है? प्राइम मिनिस्टर होते हैं एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन और 9 अदर मेंबर्स होते हैं जिनको कौन नॉमिनेट करते हैं? चेयरपर्सन ऑफ इंडिया में इन्हें नॉमिनेट करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आते हैं। अच्छा देखो, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अंदर क्या कॉम्पोजिशन होता है, ये सारी चीज़ें दी है। सीएम होते हैं, चेयरपर्सन ऑफ स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी होते हैं, 8 अदर मेंबर्स होते हैं। और फिर डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट का कॉम्पोजिशन क्या होता है? कलेक्टर उसके हेड होते हैं। ठीक है, मतलब जैसे जो सेंट्रल लेवल पे उसके हेड कौन हो गए? पीएम हो गए, स्टेट लेवल पे हेड सीएम हो गए, तो वैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हेड कौन होते हैं? कलेक्टर होता है और डी डीएम। एसपी होते हैं, सीएमओ ऑफ डिस्ट्रिक्ट होते हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, ये सारी चीज़ें होती हैं। डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का कॉम्पोजिशन। लास्ट है हमारा ये लोकपाल वाला, उसके बाद सेशन एंड कर रहे हैं हम। ठीक है, ये क्या होते हैं? ऑम्बड्समैन होते हैं अगेंस्ट टायरनी ऑफ ऑफिशियल। कौन से एक्ट के अंदर इसे बनाया गया था? लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 के अंतर्गत। कॉम्पोजिशन क्या होता है? चेयरपर्सन होते हैं, 8 अदर मेंबर्स होते हैं, 50% में से जुडिशियल मेंबर्स होने चाहिए और 50% मेंबर्स किससे होने चाहिए? एससीज, एसटीज, ओबीसीज, माइनॉरिटीज और वुमेन से 50% मेंबर्स होने चाहिए। अपॉइंट कौन करता है? नहीं, प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंटेड होते हैं सिलेक्शन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सिलेक्शन कमेटी। सिलेक्शन कमेटी में कौन कौन होगा? पीएम होंगे, स्पीकर ऑफ लोकसभा होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन इन दी लोकसभा होंगे, सीजीआई होंगे, सिटिंग जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट होंगे और कोई भी एमिनेंट जूरिस्ट हो सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंदर आती है अंडर द परव्यू ऑफ लोकपाल। लोकपाल के अंदर किसके ऊपर ये एक्शन ले सकते हैं? प्राइम मिनिस्टर के ऊपर भी ले सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर्स के ऊपर ले सकते हैं, मिनिस्टर्स के ऊपर ले सकते हैं, एमपीज के ऊपर, ऑफिसर्स फ्रॉम द ग्रुप्स ए बी सी डी क्लास के अंतर्गत। इट कैन नॉट अंडरटेक एक्शन सुओ मोटो। ठीक है, सुओ मोटो एक्शंस नहीं ले सकते हैं। वेरी फ्रॉम स्टेट दी स्टेट। ठीक है, इनका कॉम्पोजिशन वेरी करता है स्टेट दी स्टेट, कोई भी फिक्स कॉम्पोजिशन इनका नहीं होता है। सो ये था हमारा आज का, थोड़ा सा सेशन बड़ा हो गया है आई नो, लेकिन बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने इसमें डिस्कस करनी। कोई भी क्वेश्चन आपको इस सेशन के बाहर नहीं देखने को मिलेगा, इसकी तो गारंटी है। ठीक है, सेशन अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू, बाय बाय।